तो आज आपका पहला लेक्चर है, तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम से। तो आप हेडिंग डाल दो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली आप मान के चलो सबसे बड़ा ये चैप्टर होगा, इस पे काफी सारे लेक्चर होंगे, 15-20 लेक्चर होंगे इसमें नंबर सिस्टम में, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम के भी काफी सारे पार्ट होते हैं। जैसे इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत, जैसे इसमें आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, और फैक्टर्स फाइंड करना सीखोगे इसमें। तो इस तरह से मतलब इसमें काफी सारे जो है उसमें होंगे, सब टॉपिक में ये बटा हुआ होगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे पहली क्लास है आपकी, तो आज हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आप हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का वर्गीकरण। तो सर अप्रोक्स कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें चैप्टर में से? पहले मैं इसमें कोई भी एग्जाम हो आप मान के चलो इसमें 25% पूछा जाता है नंबर सिस्टम। मतलब अब आप देख लो अगर 20 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है नंबर सिस्टम का मैथ्स के पोर्शन में। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम का, बड़ा काफी होता है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि आप जो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ना है, तो आज आपकी पहली क्लास है, तो इसमें डाल दो आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का वर्गीकरण। जी सर आप पहले मैथ्स कराएंगे या रीजनिंग या किस तरह से कराएंगे इस बार? मतलब ऐसे है आपके, मतलब एक लेक्चर जैसे मैथ्स का करा देंगे, एक टॉपिक मैथ्स का करा देंगे, एक रीजनिंग का करा देंगे, इस तरह से कराएंगे, ठीक है ना। सर जैसे 3 अप्रैल को एग्जाम है और पूरा होने में तो टाइम लगता है, तो फिर आप किस तरह से कराएंगे? मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट वाले पहले लेंगे, सारा कोर्स तो नहीं हो पाएगा जैसे जब? नहीं सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं, तब तक हो जाएगा, 2 बार करा देंगे तब तक सिलेबस, आप टेंशन नहीं कीजिए। चलो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखो नंबरों का वर्गीकरण, देखो हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स का मतलब होता है गणना करना, ठीक है ना। तो सुनना पहले मुझे 5-7 मिनट। मैथ्स का मतलब होता है गणना करना। तो गणना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जैसे एक मेथड आपके पास क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल होता है, एक डेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक बाइनरी सिस्टम होता है। तो जैसे आप बाइनरी सिस्टम किस में पढ़ते हो, कंप्यूटर वगैरह में पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा। तो बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है, बेसिकली 2 बेस होता है उसका, 2 बेस होता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में आपके काम पे कोई भी नंबर लिखते हैं 0 और 1 से लिखते हैं, ये कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक सिस्टम आता है जिसे आप बोलते हो डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे आप? डेसिमल सिस्टम बोलते हो। तो हम बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की। तो जो डेसिमल सिस्टम होता है इसके अंतर्गत होता क्या है, इसका जो बेस होता है, इसका बेस 10 होता है। क्या होता है इसका बेस? तो इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, 10 होता है। तो 10 होता है। 10 क्यों होता है बेस? क्योंकि इसमें आप किसी भी नंबर का यूज करते हो तो 10 ही अंक, 10 ही डिजिट का आप जो है यूज करते हो इसमें। तो वो 10 डिजिट क्या होती है? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9। भाई आप इन्हीं 10 का तो यूज करते हो, और जैसे आप इन 10 डिजिट का आप यूज करते हो तो इसी से क्या हो जाता है आपके पास, इसे ही बोल देते हैं आप डेसिमल सिस्टम। तो हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो बेसिकली डेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है ना, इसी में हम बात करते हैं। तो ये जैसा हम बात करें, तो हम जो जितना भी हम मैथ्स पढ़ेंगे इन 10 अंकों का यूज करेंगे। अंक मतलब डिजिट, ठीक है ना। तो इन 10 डिजिट का जो है आप यूज करोगे, ठीक है ना, इसमें तो कोई तानने वाली बात होगी नहीं। अब ये 10 डिजिट जैसे आप इन्हें पढ़ लोगे 10 डिजिट को, 10 डिजिट के बाद आप जो है आगे हम बात करते हैं। तो ये 10 डिजिट आपकी जैसे ही मिल जाएंगी, तो मिलने के बाद ये एक नंबर बना देगी, जिसे आप बोल देते हो संख्या। तो जैसे आपको पता है, आप इन्हें इनमें से 3-4 नंबर आप लो, तो 3-4 नंबर के बनने के बाद जो है आपके पास कोई क्या बन जाएगा, एक संख्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगा। जैसे ये 7 एक अलग डिजिट है, 3 एक अलग डिजिट है, 5 एक अलग डिजिट है, 4 एक अलग डिजिट है। अब जैसे ही आपने ये डिजिट ली, तो ये डिजिट बनकर क्या बना दिया, एक नंबर बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो अब आप ये नंबर लो, तो इन नंबरों को आप देखोगे, तो इन्हीं नंबरों के यूज से आपके पास जो है एक क्वेश्चन बनने की जो है संभावना हो जाती है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, जिसे आप बोलते हो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बेसिकली होती क्या है, तो आप ये समझो। तो आपसे जैसे ये पूछा जाएगा, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। तो आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। तो देखो 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो 5 ही होगी। क्यों? अगर आपसे कभी भी फेस वैल्यू पूछी जाती है तो फेस वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू क्या है, कभी भी चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू वही रहती है जो होती है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि इसमें फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5,
तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसी तरह से आपसे पूछा है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो दो तरह से इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। क्या, एक तो फेस वैल्यू और दूसरा आपके पास प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जिस नंबर के बारे में पूछा जाएगा वही क्या होगी, उसकी फेस वैल्यू होगी। तो पहले आप इसकी कॉपी करो, जल्दी से उतारते हैं फिर इसे, ठीक है ना। तो थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे और लगभग इसे जो है, क्योंकि जो टॉपिक हम करेंगे तो एक दिन में एक टॉपिक जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। कल हम पढ़ लेंगे कुछ ऐसा जैसे यूनिट डिजिट वगैरह कुछ भी जो है पढ़ लेंगे। तो आप ये वाली बात समझ गए। तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, मिटा दें इस वाली बात को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो आप प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो प्लेस वैल्यू का आप समझो। तो जैसे आपसे ये पूछा जाए, मैं इधर जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बोलूं 8 9 3 5 6, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। फेस वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या, प्लेस वैल्यू। क्या पूछ लिया जाता है, प्लेस वैल्यू। तो आपसे यही से जो है फेस वैल्यू की जगह क्या पूछ लिया जाएगा, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे होता है क्वेश्चन ये प्लेस वैल्यू का। तो आपसे जैसे ये पूछा गया है कि इसकी प्लेस वैल्यू निकालो, तो आप देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है अभी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो यदि आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करो, पहले तो उस नंबर को लिख दो और उसके आगे देखो कितने अंक हैं, तो उसके आगे देख रहे हो कितनी डिजिट है, तो आप देख रहे हो एक डिजिट है, तो एक जीरो आपको इसके आगे लगा देना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ क्या, 3। तो 3 की यदि आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप पहले तो क्या लिखोगे भी, अब बताओ 3 के आगे कितने डिजिट है, तो आप कहोगे सर 3 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप यहाँ क्या करोगे 2 डिजिट जो है आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने का मेथड। आप समझ गए वाली बात, ये आया कहां से क्या है, हल्के से और इस पर और डिस्कस करते हैं। जी जी बोलो। सर प्लेस वैल्यू ऐसे नहीं होता, जैसे आपने ये जो लिखा है इसमें आप 5 पूछेंगे तो प्लेस वैल्यू 2 होगी, इधर से सॉरी 3 होगी। अगर हम इधर से देंगे 7 3 5 तो 5 की प्लेस वैल्यू 3 होगी, ऐसा नहीं होगा सर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने का, बस यही होगा जो मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलो ये वाली बात आप समझ गए। अब बात करते हैं, देखो ये आया कहां से, इसके बारे में हल्का सा चलो मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप यहीं से देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। जैसे मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे ये था 7 3 5 6 7 ये था। अब मैं आपसे इसमें पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ इसमें 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो बताओ प्लेस वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू किसका, 5 का। तो 5 के आगे आप देखो कितने अंक हैं? 500। तो 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से प्लेस वैल्यू किसका पूछा है आपसे, 3 का पूछा, तो 3 के आगे कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे, ये तो प्लेस वैल्यू होगी। अगर सपोज करो आपसे क्या पूछा गया है, तो प्लेस है। अगर फेस पूछा जाए तो फेस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसा आप फेस देखते हो अपना, फेस आपका चेंज थोड़ी हो जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्थानीय मान, और इसे बोलते हैं स्थानीय मान या अंकीय, वो जातीय मान, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अंकीय मान बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको, अंकीय मान बोलते हैं। ये तो था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मतलब, ठीक है ना। देखो प्लेस वैल्यू आखिर कहना क्या चाह रहा है, इस वाली बात को आप समझो। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक नंबर है 73, तो आप देख रहे हो, आप इसमें क्या देख पा रहे हो, तो आप ये देख पा रहे हो कि कोई भी नंबर जो है इसमें ऐसा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे उसमें यूनिट, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, इस तरह से होता। तो अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है, तो आप कहोगे इकाई, दहाई, ऐसा पढ़ते हो ना। तो आप कहोगे इसमें यूनिट प्लेस कौन सा, तो आप कहोगे यूनिट प्लेस है इसमें 3। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें आप बताओ 10th प्लेस कौन सा, तो आप कहोगे 10th प्लेस इसमें जो है 7 है नहीं है। तो आप क्या, आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते थे, तो आपको पता है ये 7 है ये 3 है, तो आप यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते थे क्या, ये तो 3 तो ऐसे रहेगा, और ये आपको पता है क्योंकि क्या है, ये तो 10th प्लेस है। 10th प्लेस का मतलब आप इस 7 की गुणा करोगे किससे, 10 से, ऐसे करोगे नहीं करने के हो, तो आप यहीं से देख पा रहे हो, इस तरह से इसे लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 3। तो आप देख पा रहे हो ना 73, 70 प्लस 3। अब ये 70 आप देख पा रहे हो किस में आया है, ये 10th प्लेस में आया है, और यही क्या हो गया इसका प्लेस वैल्यू हो गया। इसी तरह से जैसे आप यहां से देखो, जैसे आप ये कहो 853 854 ये है, तो आपको पता है ये क्या है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, और ये 100 प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, तो 4 ऐसे ही रहेगा। आप देख रहे हो 5 किस पर है, तो 5 है आपका किस पर भाई, 10th प्लेस पर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 100 सॉरी 10, और इसे आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू
100। क्यों? इकाई धाई सैकड़ा, ये सैकड़े पर है, तो आप यहीं से देख पा रहे हो ये क्या हो गया 800, ये हो गया 50 प्लस ये क्या हो गया 4। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो आप देख रहे हो इसका प्लेस, तो आप ये ना जैसे ये 73 था, तो आप मुझे बताओ इसका 7 का प्लेस क्या था? तो 7 का प्लेस था इकाई धाई, इकाई धाई, या आप कह रहे हैं यूनिट 10th, तो ये 10th था ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी इसका प्लेस क्या आया 10th आया। यहाँ क्या था इसका यूनिट 10th और 100, तो यहाँ भी देख रहे हो यूनिट 10 और 100, तो यहाँ से क्या आया ये 100 जो है इसका आया है, ठीक है ना। तो यही इसका जो है कॉन्सेप्ट होता है, किसका? यूनिट उसका प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। सर तो ये आप प्लस क्यों किया है? देखो कोई भी अगर कोई नंबर होता है, यदि कोई नंबर होता है, जैसे आप सपोज करो एक्स वाई कोई नंबर है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 10x प्लस वाई। ये कोई भी दो नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर सपोज करो नंबर 3 अंक का है XYZ, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 100x प्लस 10y प्लस z। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये भी आपने इसी फॉर्म में लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे? तो ये होता है आपके पास, ठीक है ना। आगे चलो हम बात करते हैं, और आगे हम बात करते हैं, बात आगे समझो इसमें, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। सर कुछ बहुत ज्यादा बेसिक नहीं हो रहा है आई थिंक? हाँ ये बात है सही। सर आई थिंक थर्ड फोर्थ में सिखा रहे सर, ये तो सर इतना बेसिक तो सबको मालूम ही होता है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया। तो सर बेसिक होता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। मुझे लगता है मे बी ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे हों जिन्हें ना पता हो, बट आई वुड प्रेफर मेरे लिए यही रहने दीजिए अगर दिक्कत ना हो किसी को तो। चलो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, ठीक है ना। चलो आप पहले ये वाली बात समझ गए। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बेसिक से, पहली बात तो आपकी सी सेट की क्लास है और मैं आपको ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको फुल एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है ना। एडवांस लेवल का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप सपोज करो रीजनिंग में आप क्लॉक पढ़ रहे हो, मैथ्स में आप सपोज करो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो। तो मैं तो आपको ये मान के पढ़ूंगा, जैसे मेरी पहली क्लास होगी तो ये होगी कि आपको कुछ नहीं आता, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद फिर मैं आपको पूरा लेवल इतना करा दूंगा कि आप चाहे तो फिर मुझसे कोई सी सेट का आया हुआ क्वेश्चन हो, एसएससी का क्वेश्चन हो, बैंकिंग का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे जो है डील कर पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये है इस तरह से। तो मैं आप बिल्कुल बेसिक से मान कर, आप मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप पूरी क्लास अटेंड करो, आपको फिर लग जाएगा धीरे धीरे। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना कि बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हम पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन पहुंचेंगे हम बेसिक से एडवांस से। चलो ये वाली बात आप समझ गए। नाम क्या आपका? फराज। अच्छा राज जी, चलो कोई नहीं, आप हल्का सा मतलब अभी देखो फराज। चलो कोई नहीं जी। अच्छा फराज नाम है आपका, चलो कोई नहीं। चलो अब हम बात कर रहे थे तो ऐसे, तो ये था जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। जैसे मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है 7 3 5 6। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जैसे ये 6 है, तो आप मुझे बताओ ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। और आप मुझे बताओ प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 6 ही होगी। तो आप देख पा रहे हो 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। क्योंकि ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि 6 क्या है? 6 है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। तो आप ये वाली बात याद रखना, यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? अभी सेम होती है। ये वाली बात लिख लो जिसे नहीं पता है, ठीक है ना। चलो ये वाली बात आप समझ गए होगे। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। हम बात करें 893.547। अब जैसे आपसे इसमें पूछा जाएगा, अब जैसे मैं आपसे इसमें ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप मुझे बताओ, पहले तो आप ये बताओ फेस वैल्यू ऑफ 4। तो आप कहोगे क्या होगा? अभी 4 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू तो चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए किसकी? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप यहीं से देख पा रहे हो ये 4 है। तो अब आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे बताओ क्या होगी इसकी 4 की जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4/100। 100 बोलते हैं। 100 होगी या 10 होगी? नहीं 100 बोलते हैं। 100। चलो अब आप इसे समझते हो। अब मुझे बताओ इसे आप कैसे लिख सकते हो? 800 प्लस 90। चलो Plus एक 3। ये वाली बात समझ गए। चलो इसे देखो, आप जैसे आपके पास ये है, जैसे ये है 5.4, तो इसे क्या लिख सकते हो? 5 प्लस का 4/10।
ठीक है ना। अब आप इसे 5 प्लस का क्या लिख सकते हो 4/10 ये लिख सकते हो ना। तो आप इसी तरह से अब आप यहीं से देख पा रहे हो तो कितना हो जाएगा ये, इस रूप में आप इसे लिख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से जो है बिल्ड होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप यहीं से देख लेना है, जैसे ये था ना 4 का पूछा गया था तो क्या हो जाएगा 4/100, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बाद क्या है पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा है तो आप जो है इस तरह से कर देना, ठीक है ना। चलो आप ये वाली बात समझ गए, तो ये पॉइंट का आप जो है निकाल देना। चलो आगे हम बात करते हैं आगे। सर 4/10 ठीक है सर। जी अरे वो 0.4 था, 4.4 था ये, ठीक है ना, इसमें और उसमें फर्क है, वो एक अंक और था उसके आगे। चलो आगे हम बात करते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हल्की जो है तुम्हें जानकारी होगी। तो एक आध क्वेश्चन कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है इसमें से, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं इसके नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जैसे आपके पास नंबर होते हैं, तो नंबर आपके पास दो तरह से नंबर होते हैं। तो जैसे आप ये समझो आपके पास नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है समिश्रित संख्याएं, जिसे आप क्या बोलते हैं मिश्रित संख्याएं बोलते हैं। मतलब ये जो है सभी तरह के क्या है मिश्रित नंबर है, मिक्स नंबर है एक साथ, ठीक है ना। अब इसे हम करते क्या है, इसे दो पार्ट में जो है आप डिवाइड कर लेते हो। तो एक होता है आपके पास क्या रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। इसे आप बोलते हो काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हो वास्तविक संख्या। देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता। इसमें बेसिकली होता है क्या, जैसे रूट के अंदर -5 है तो इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। क्या होती है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये होता है आपको जो पढ़ने होते हैं वो क्या पढ़ने होते हैं, आपको रियल नंबर पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई भी नंबर जो होता है वो कल्पनाओं में होता है, रियल में कोई नंबर नहीं होता। तो आपको जो पढ़ने होते हैं रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने होते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो आपके पास क्या होता है डेसिमल होता है, एक तो क्या होता है अभी डेसिमल होता है, और दूसरा क्या होता है इंटीजर होता है। एक क्या होता है आपके पास इंटीजर होता है, और दूसरा क्या होता है डेसिमल होता है, ठीक है ना। इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर को आप हिंदी में बोलते हो क्या पूर्णांक, और इसे डेसिमल को क्या बोलते हो दशमलव पद्धति। क्या बोलते हो दशमलव पद्धति, दशमलव। तो आप ये वाली बात निकालो, कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में तोड़े, एक क्या है रियल नंबर, दूसरा क्या है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर भी दो पार्ट में देखे, एक तो इंटीजर होता है और एक क्या होता है आपके पास डेसिमल नंबर होता है। तो ये डेसिमल नंबर भी आगे जो है आपके पास 2 पार्ट में जो है टूट जाएंगे। डेसिमल नंबर भी कितने पार्ट में टूटेंगे, 2 पार्ट में जो है आपके पास टूट जाएंगे। तो जैसे आप देखो डेसिमल का मतलब कोई भी संख्या है कोई दशमलव में, कोई भी संख्या क्या है जो दशमलव में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये वाली बात जो है समझ गए होगे। तो दशमलव में है यदि कोई संख्या है तो उसे हम कैसे देखेंगे, तो आप देखो यदि कोई नंबर दशमलव में है तो आप देख रहे हो दो तरह से, दशमलव में दो तरह से संख्या होती है। जैसे क्या है 5.6, ये भी एक दशमलव में, एक क्या है 5.67, 5.67, 67, 67, ये भी एक दशमलव में। एक संख्या क्या है 5.68931216, ये भी एक दशमलव में। देख रहे हो दशमलव में 3 तरह की आपके पास संख्या दिखाई दे रही। ये संख्या क्या है नॉर्मल दशमलव में। ये जो संख्या है ये बड़ी तो है लेकिन जो बात की डिजिट है वो क्या हो रही है रिपीट होती है। क्या हो रही है रिपीट। जैसे इसमें देख रहे हो 67676767 का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। आगे है 5.6893, तो आप देख रहे हैं यहाँ जो है किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहीं से देख रहे हो तो डेसिमल को आप जो है 2 पार्ट में जो है तोड़ते हो, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में आप जो है डेसिमल को तोड़ते हो। तो एक आपके पास इस तरह से आप जो है लिख लो। तो एक तो होते हैं रिपीटेड संख्या रिपीटिंग नंबर, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। तो एक होते हैं रिपीटिंग नंबर और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। जो आपके पास रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है ना, उन्हें आप क्या बोल देते हो, उन्हें बोलते हो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो परिमेय संख्या। एक होता है आपके पास इरेशनल नंबर जिसे आप क्या बोलते हो अपरिमेय संख्या। ये आपके पास 2 तरह से नंबर होते हैं। तो अब आपको बात है ये क्या होते हैं, ये रिपीटेड होते हैं, ये क्या है नॉन रिपीटेड होते हैं। मतलब इन्हें क्या है इन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है। देखो जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q का मतलब अंश और हर, ठीक है ना। तो जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो उसे तो आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हो रेशनल नंबर। इट्स कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, ठीक है ना। इसमें क्या है क्यों कभी भी जो है 0 के इक्वल नहीं होता है,
इट्स कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ये जो है कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। देखो रेशनल नंबर वो होते हैं, परिमेय संख्या वो होती है जिसे आप अंश और हर में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वे क्या कहलाते हैं आपके पास परिमेय संख्या। जिसे आप अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हो वे क्या कहलाते हैं आपके पास अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। दूसरा आगे आप बात करो, इन्हें समाप्त किया जा सकता है। समाप्त का मतलब टर्मिनेट, ठीक है ना, इन्हें टर्मिनेट, इट्स कैन बी टर्मिनेट, ये टर्मिनेट की जा सकती है और ये टर्मिनेट नहीं की जा सकती। भाई इन्हें आप क्या, इन्हें आप समाप्त कर सकते हो, क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। तो इन्हें तो आप समाप्त कर सकते हो, बाकी इन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते हो। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को आप समाप्त कर सकते हो, जिन संख्याओं को आप अंश और हर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वे तो क्या कहलाती है परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को आप अंश और हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वे क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। ये जो है डेफिनेशन होती है रेशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। फिर बाकी ये जो आपने बताया इरेशनल पी बाई क्यू नहीं होता है, तो इसमें फिर किस तरह का होता है? देखो रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है लिखी जा सकती है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। मतलब अंश और हर क्या है, अंश और हर के फॉर्म में ये नहीं लिखी जा सकती, ये अंश और हर के फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर तो सर फिर ये किस तरह की होती है संख्याएं अगर अंश और हर में नहीं लिखी जा सकती? तो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल पर हम डिस्कस करते हैं ना, वो एग्जांपल समझो आप इनके, उसी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। जैसे आप ये क्या हो गया, देखो जैसे अब आपसे मैं इसके एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ 0.5, अब मुझे बताओ ये कैसा नंबर होगा। तो पहले आप ये देखो कि 0.5 को आप अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 0.5 है, यहाँ से आप देख रहे हो पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या लगा दोगे, 10 लिखा दोगे, तो आप देख रहे हो ये अंश और हर के फॉर्म में लिखा गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि 0.5 कैसा नंबर है, तो 0.5 जो है एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ 0.532, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गए। फिर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर जैसे आप देखोगे, अच्छा जैसे आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ 0.676767, ये बताओ कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सर रेशनल है। तो ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हो, देखो ये तो टर्मिनेट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, 0.67 और इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार। इसे आप अंश और हर की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 67/99, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे आपसे जो है ये पूछा जा सकता है 2.7575, चलो मैं ऊपर लिख दूं। सर ये 67/99 कैसे हो गया सर? देखो इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसे आप बार बोलते हो, तो ये बार वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो आप केवल ये जानो रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बार का एक टॉपिक आएगा, वहां जो है आपको बताया जाएगा। बाकी आप समझना चाह रहे हैं तो ऐसे समझो, यह देखो चलो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये है, ये नंबर है 2.757575 और ये इस तरह से चलता चला जा रहा है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये होगा रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा भाई, रेशनल नंबर होगा। कैसे पता चला, क्योंकि यदि किसी नंबर का रिपीटेशन होता है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। तो कैसे लगाओगे, 2.75, इसके ऊपर बार लग जाएगा। और यदि बार वाले नंबर को आपको कन्वर्ट करना होता है तो एक मैं अभी बता दे रहा हूँ कि पूरे नंबर को आप ऐसे उतार दो, बार और पॉइंट को इग्नोर करके, और जिस नंबर के ऊपर बार होता है उसे छोड़ के सब कुछ क्या करो, माइनस कर दो, और जितने नंबर के ऊपर बार है इतने 9 नीचे लगा दो। तो आप यहाँ से देख रहे हो ये क्या हो गया, 273/99। तो इसे भी आपने क्या काम करा, अंश और हर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये कभी भी अंश और हर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2, √3, ठीक है ना, √5, ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। आप समझे। तो अब एक हल्का सा आपको आइडिया लगे होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आपने उतार लिया ये वाली बात, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो आप, जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ, ये बताओ 22/7 कैसा नंबर होगा, जैसे 5/8 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों, अंश और हर के फॉर्म में लिखा गया। अब मुझे बताओ 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है।
अब मुझे बताओ 3.14 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर लिखा गया। अब मुझे बताओ पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो देखो पाई क्या होता है, पाई एक रेशनल नंबर होता है, जबकि ये क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो पाई की वैल्यू कभी भी जो है 3.14 नहीं होती है, 3.14 नहीं होती है ना ही। पाई भी तो 22/7 होता है, तो रेशनल ही तो हुआ। नहीं, पाई की वैल्यू देखो, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये इसके आसपास की वैल्यू होती है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं होती है। पाई की वैल्यू, पाई की अनुमानित वैल्यू होती है। पाई जो है एक्चुअल बराबर नहीं होता, ये इसके आसपास होता है 3.14 के, और पाई बराबर होता है किसके, 22/7 के। मतलब ये जो है इसके आसपास की वैल्यू होती है। वैसे आप पाई की वैल्यू निकालना चाहोगे तो पाई क्या है, नॉन टर्मिनेट, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होती है पाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये इसके मतलब हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए जो है पाई की वैल्यू ये मान लेते हैं, जबकि रियल में ये जो है पाई की जो है नहीं है। आप समझ गए? चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। अब आप मुझे बताओ जीरो क्या होगा, रेशनल या इरेशनल नंबर? जीरो पूछा गया था एग्जाम में, बताओ। सर रेशनल होगा, 0/1 लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। वेरी गुड, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है। ये वाली बात आप समझ गए। तो ये आप समझ गए, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये पाई के बारे में हो गया। जैसे आप पाई के बारे में आप ये बात और याद रखना, ये तो मिटा देना, इसे कॉपी कर लिया होगा, कुछ ऐसा है भी नहीं इसमें, ठीक है ना। अच्छा बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाई डे कब आता है, ठीक है ना। तो देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.14 होती है। तो 14 तो डेट होती है, और 3rd मार्च होता है। 3rd महीना किसका होता है, मार्च का। तो 14 मार्च को क्या आता है, पाई डे आता है। 14 मार्च को क्या आता है अभी, पाई डे आता है, ठीक है ना। बाकी एक बार मतलब ये भी डे होता है, पाई अप्रोक्सीमेट डे कब आता है, ठीक है ना, तो वो 22 जुलाई को आता है, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना। तो ये पाई डे कब आता है, 14 मार्च को जो है। तो पाई अप्रोक्सीमेट है, क्या हाँ, होता पाई है? अप्रोक्सीमेट डे, जैसे ये होता है ना, पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7। सातों महीना कौन सा होता है, जुलाई का, और 22 तारीख, 22 डेट, और 7 महीना जुलाई का। तो ये इसी के उसमें जो है बनाए जाते हैं, बाकी गूगल कर लेना आप, ठीक है ना, यही होते हैं। चलो ये वाली बात आप समझ गए, तो पाई के बारे में आप जो है समझ चुके। तो पाई का एक हल्का सा जो है अंडरस्टैंडिंग आपको बन चुकी है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। और जितने भी बार वाले नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे जैसे हम देखते हैं, जैसे अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का रेशनल नंबर ज्ञात करो, ए और बी के बीच का रेशनल नंबर ज्ञात करो। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। फाइंड द रेशनल नंबर, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। हिंदी में लिख लो आप, क्या, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब आप कह रहे होगे देखो ए और बी है क्या, देखो ए तो नंबर है ना, जैसे आपसे पूछा गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो इसका फार्मूला होता है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। अब आप बात करोगे सर ये के क्या है, तो के क्या है, वेयर के इज इक्वल क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह से के क्या है। तो के कुछ भी हो सकता है, के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आप समझ रहे हो नहीं वाली बात। तो के जो है कुछ भी हो सकता है, आप समझ गए। तो अब आपसे यहीं से जो है एक क्वेश्चन और आपसे जो है पूछा जा सकता है, तो ये वाली बात मिटा दें। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, मैं अब उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो इस वाले फार्मूले को हम इधर लिख दें, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ये पी जो है अभी बी हो गया पीड़ित, ठीक है ना। ये चलो ये वाली बात आप समझ गए, इसे मिटा दें। चलो ये वाली बात भी मिट गई। चलो अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच की रेशनल परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अब आप इसे कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि सर इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो इस वाले फार्मूले में रख के आप मुझे बताओ कि पाई की वैल्यू इसकी क्या आएगी। तो अब आप जो है कर सकते हो जी। 2.5 भी ले सकते हैं। हाँ, के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपका मन है, के की वैल्यू आप स्वतंत्र हो के की वैल्यू लेने के लिए।
देखो अब आप क्या काम करोगे, देखो आपको पता है ये फार्मूला है, तो आप यहीं से देखोगे भाई ए की जगह कितना रखोगे 2 प्लस बी की जगह कितना रखोगे 3 अपॉन, अब बात आई है के क्या लेना है भाई, इशू ये है के क्या लेना है, तो के हम क्या लें तो बताओ, तो के आप 1 ले सकते हो, के क्या ले सकते हो 1 ले सकते हो, तो आप यहीं से देख पा रहे हो, तो के, तो अब मैं इस वाली बात को ऐसे करके जो है लिख देता हूं इसे, तो पहले मैं एक काम करता हूं, के जो मैंने रखा वो कितना रखा, के की वैल्यू 1 रखा, कितना रखा 1, तो आप यहीं से करोगे 2 ऐसी रहेगा, के की जगह कितना रखा 1 प्लस 3 ऐसी रहेगा, अपॉन क्या हो गया 1 प्लस 1, इसे जैसे ही आप सोल्व करोगे 2 एकम 2, 2 प्लस 3/2 कितना हो गया ये 5/2। अच्छा आप मुझे बताओ ये 5/2 जो आया है ये कैसा वैल्यू है, तो 5/2 आपको लगता है क्या होता है 2.5, अब देख लो 2.5 कैसा नंबर है, 2 और 3 के बीच की संख्या है, 2 और 3 के बीच की संख्या, और कैसी संख्या है जिसे आप लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब रेशनल नंबर है, और किसके बीच आया ये 2 और 3 के बीच की। आप ऐसा भी कर सकते थे, के की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 2 रख सकते हो, के की वैल्यू क्या रख सकते हो 2 रख सकते हो, तो के की वैल्यू 2 रखें, तो आप यहीं से देख पा रहे हो ऐसी रहेगा, और के की जगह क्या रखोगे 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 7/3। अच्छा बताओ 7/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग, भाई 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू क्या आई है 2 और 3 के बीच में आया, कैसा वैल्यू आया 2 और 3 के बीच में, और आप देख रहे हो कैसा नंबर आया रेशनल नंबर, कैसा नंबर आया रेशनल नंबर, तो ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब आप चाहो तो के की जगह आप कितना रख सकते हो, कुछ और भी रख सकते हो, तो बताओ क्या रखा जाए के की जगह, तो के की जगह आप कुछ और रख दो, क्या रखें 5 रख दें, तो ये 5 रख दें के की जगह, तो ये क्या हो गया 2 × 5 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13/6। आप देख रहे हो 13/6 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, भाई 6 दूना 12 फिर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देख रहे हो वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच मारी है, वैल्यू हमेशा किस किस के बीच मारी है 2 और 3 के बीच मारी है, वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, अगर बढ़ रही हो तो बताओ आप मुझे, तो आप देख रहे हो वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच मारी है, इसलिए नंबर ये कैसा नंबर है, तो ये भी कैसा नंबर है रेशनल नंबर है। आप चाहो तो आगे आप जो है इस फार्मूले में आप और भी चीजें जो है रख सकते हो, जैसे अब आप क्या कर सकते हो के की वैल्यू जो है कुछ भी रख दो, तो क्या रख सकते हैं के की वैल्यू, तो के की वैल्यू आप 1000 रख सकते हो, आपका मन है, तो के इजिकल टू कितना रखें 1000, ठीक है ना, तो आप यहीं से रख सकते हो, बताओ 2 ऐसी रहेगा के की जगह कितना 1000 प्लस 3 अपॉन 1000 प्लस 1, तो यहीं से कितना हो गया 2000 3 अपॉन 1001, ये भी देख रहे हो कैसा नंबर है, तो ये भी कैसा नंबर आया रेशनल नंबर आया। और आप मुझे बताओ 2003 को 1001 से आप डिवाइड करो, 2003 को आप 1001 से डिवाइड करो, तो आप देख रहे हो कैसा नंबर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये भी किस किस के बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अब उत्तराखंड का अगर आप देखोगे अभी 4-5 महीने से पहले पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है, अब आप क्वेश्चन को आंसर खुद दे दोगे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी रेशनल नंबर हो सकते हैं, 2 संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो बताओ कितनी हो सकती है इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना, अनंत हो सकती है, इन्फिनाइट हो सकती है, तो आप देख रहे हो के की वैल्यू जो आप रखते चले जाओगे क्या आएगा वही आएगा। तो क्वेश्चन आया था इस तरह से आया था कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ था 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो बच्चे सोचे थे यार 5 और 6 के बीच में अनंत संख्या का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, और ये उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि चौथा ऑप्शन अनंत था, तो आप ऐसा नहीं है अनंत ही संख्याएं हो सकती हैं, समझ रहे हो ना, इन्फिनिटिव संख्याएं हो सकती हैं, तो आप ये वाली बात नोट करके लिख लो, 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं अनंत होते हैं, तो ये वाली बात आप जो है समझ गए। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट याद रखना, कौन सा वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट इन्फिनिटिव वाला, ठीक है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभार, बाकी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये वाली बात आप समझ गए। चलो आगे करते हैं, मिटा दें इसे। सर आपने एक टर्मिनेट बताया था, वो और समझा दीजिए जी सर, आपने दूसरा पॉइंट रेशनल नंबर में टर्मिनेशन बताया था ना। देखो वो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उन्हें टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त करने का मतलब क्या है, इस वाली बात को आप समझो, जैसे मैं आपसे ये वाली बात बोल रहा हूं, जैसे ये है 5.373737, आप मुझे बताओ क्या इसे आप टर्मिनेट कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, तो आप कहोगे कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, कैसे 5.37 इसके ऊपर आपने बार लगा दिया, इसे आप P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 537 माइनस का 5/99, तो आप यहीं से देख रहे हो 5 3
2/99। तो आप देख रहे हैं इसे P/Q की फॉर्म में भी लिख दिया, इसे अंश और हर की फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो इसकी जगह में ये संख्या आपको दे दूं, कौन सी संख्या, ये 8.732156213332। अब मुझे बताओ क्या नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप कहोगे नंबरों का तो रिपीटेशन हो ही नहीं रहा, क्या आप इसे रोक पाओगे, रोक ही नहीं पा रहे हो, आप इसे टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हो ना। तो ये होता है क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते, और इसी का मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे पाई, जैसे √2 √3, आप इनकी वैल्यू निकालना, आप रोक ही नहीं पाओगे इनकी वैल्यू निकलती ही चली जाएंगी अनंत तक, समझ लो, और अनंत तक निकलेंगे भी और कभी रिपीट भी नहीं होंगी। तो ये होता है सर ये 5.37 -5 आपने इसलिए किया क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 था जी। ये रेकरिंग वाला जो है 5.373737 इसको टर्मिनेट करने के लिए आपने 537 -5 जो किया वो -5 यूनिट डिजिट लेनी होती है हमेशा। नहीं 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 नहीं, ऐसा है ना, ये एक इसके बाद एक चैप्टर आएगा बार, ये बार का कॉन्सेप्ट है, इसे बार बोलते हैं जब किसी नंबर के ऊपर ये लग जाता है, ठीक है ना। तो ये अगला चैप्टर है, ये कन्वर्ट, जैसे किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होता है ना, मैं हल्का सा बता दूं आपको क्या बताना है, जैसे ये 5.837 इसके ऊपर बार है, तो ये अंश और हर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया। 5 की जगह तो क्या है 58 भी हो सकता था, इसकी जगह क्या है 73 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, तो वो आगे चैप्टर में आपको कराया जाएगा, ठीक है ना, अगले टॉपिक का पार्ट है वो। इसे कन्वर्ट इस तरह से करते हैं कि पूरी संख्या को ऐसे उतारते हैं, बार और पॉइंट को इग्नोर करके बाकी बचे हुए नंबर को जो है माइनस कर लेते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं, जैसे आपसे ये पूछा जाए, अब ये जैसे आप ये था, अब मैं आपसे पूछूं फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन किसका 2 और 3 का, तो आप देख रहे हो इतने सारे आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। तो आप अब इशू ये होगा कि आपका एग्जाम में आंसर कौन सा होगा, तो एग्जाम में आपको अपने ऑप्शन के अनुसार सुटेबल देख लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम में आपसे जो है पूछा जा सकता है, बाकी एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट अब आप जो है समझ गए होगे। पाई डे भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। अब ऐसे पूछा जाए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, इसे करना क्या होगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, इसे करो। जी 5.5 बचपन में हम क्या करते थे, दोनों संख्याओं को जोड़ के जो है 2 से डिवाइड कर देते थे, यही करते थे ना। भाई ये है, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है AK + B / K+1। बताओ A का वैल्यू कितना है 5 प्लस B का वैल्यू कितना है 6 + 1 ऐसे ही रहेगा। बात करते हैं K, तो K तो कुछ भी रख लो जो आपका मन है। बताओ क्या रखा आपने 1, कितना 2, तो यहाँ से आप 2 रख दो, यहाँ भी क्या रखोगे 2 रखोगे, तो कितना 5 2 जा 10 और 6 कितना हो गया 16/3। अब देख रहे हो 16/3 कैसा है, 5 और 6 के बीच का नंबर है, कुछ भी रख दो आप, रख सकते हो, मिटा दे इस वाली बात को। चलो ये वाली बात उतार तो लिया ना, कॉपी तो कर पा रहे हो ना, ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है। फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B। अब यही पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर की बात करो किसका, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, इसका फार्मूला क्या होता, बताया कोई। सर √AB। √AB क्या फार्मूला होता है इसका, √AB। √AB जो है इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप यहीं से जो है निकाल सकते हो, लिख लो इस वाली बात को। सर इन केस अगर K की वैल्यू निगेटिव रखें, जी K की वैल्यू निगेटिव अगर रखें तो निगेटिव में नहीं बन पाएगी बात, ठीक है ना। जैसे अब ये वाली बात समझ गए, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन किसका 2 और 3 का, तो बताओ क्या होगा, रूट के अंदर 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, बेटा नहीं सर। चलो ये वाली बात आप समझ चुके हो, इस वाली बात को आप जो है लिख लो, इसे उतारो जल्दी से उतारो। ठीक है ना। चलो अब आपके पास जो है कुछ चीजें होती हैं,
जैसे अब आप मुझे ये बताओ इंटीजर क्या होते हैं? All positive and negatives including zero. इंक्लूडिंग जीरो। Zero. अच्छा अच्छा, ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? So counting 1, 2, 3 up to infinity. वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब हम बात कर रहे थे ना, जैसे आप इसे पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आप देख रहे थे ना, हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक रियल नंबर देखे थे, फिर इंटीजर, वो इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट से पोर्शन था ही नहीं। रियल नंबर हमने दो पार्ट में देखे, एक इंटीजर में और एक डेसिमल में। तो डेसिमल को भी हमने बेसिकली दो पार्ट में तोड़ा, एक क्या था? रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर था, ठीक है ना। तो अब हम किसकी बात करेंगे? इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर होने से पहले आप एक बात लिख लो, ऑल इंटीजर आर ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये वाली बात लिखो, ऑल इंटीजर आर ए रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। अब ये जितने भी इंटीजर हैं ये सब क्या होंगे? रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर ए रेशनल नंबर। बेटा नहीं साली बात हो। अब हम बात करते हैं किसकी? इंटीजर की। देखो इंटीजर को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक तो क्या होता है? निगेटिव इंटीजर, एक क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। भाई एक निगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव का मतलब जितनी भी संख्या है जो माइनस में होंगी, जैसे -1, -2, -3, और ये माइनस का इन्फिनिटी। पॉजिटिव का मतलब 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, ये होंगी ना। तो आप देख पा रहे होगे एक नंबर छूट चुका है, क्या नाम है उसका नंबर का? Zero. जीरो। तो समझ गए ना, समझ गए। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो। लेकिन एक बात याद रखनी, जैसे ही जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिल जाते हैं तो ये बनाता है आपके पास होल नंबर, जिसे आप बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं जिसे आप हिंदी में? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। बता रहा हूं आप इस वाली बात को। समझ रहे हो ना, जैसे आप क्या बोलते हो? होल नंबर को। बेटा नहीं इसका, ठीक है ना। चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो, बेटा ने। अब आप मुझे ये बताओ ऑड और इवन के बारे में और जान लो। ऑड इवन, इवन मतलब होता है सम संख्या। ऑड जी, अच्छा इसका मैं बता रहा हूँ। ऑड मतलब विषम, ठीक है ना। जैसे अब आप मुझे बताओ देखो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वह नंबर होते हैं, सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाए, जो दो से क्या हो? डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप यहीं से समझो 2, 4, 6 इस तरह से, तो ये क्या होगी? इवन नंबर होगी। विषम संख्या वो होती है जो दो से डिवाइड ना हो, जो दो से डिवाइड ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 भी आता है ना, ठीक है ना, जो दो से डिवाइड ना हो। तो ये ऑर्डर इवन का होता है। बेसिकली होता है क्या? ये दो दो के गैप से होते हैं। आप देख रहे हो 5, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8। ये प्रोसेसिंग इसी तरह से चलती रहेगी। अब इसमें से आप 2 2 माइनस करोगे तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2। बताओ 2 में से 2 जाएगा 0, और 0 में से फिर 2 जाएगा तो -2, फिर -4। ये प्रोसेसिंग इधर को भी चलती रहेगी इसी तरह से। ये 2 2 ऐड करोगे तो ये चलता जाएगा, 2 2 माइनस करोगे तो -1, -3,
-5। तो ये माइनस वाले भी ऑर्डर इवन में काउंट होते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात आपने देखनी है, तो लिख लो इन्हें। मिटा दे इसको, समझ गए। चलो आगे हम बात करते हैं। मिटा देते हैं ना। तो आगे हम बात करते हैं। अब ये वाली बात आप जो है समझ चुके हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट और जान लो, कम हमेशा होता क्या है, जीरो को याद रखना। जैसा आप करते क्या हो, इवन प्लस इवन, इवन मतलब सम संख्याएं, ये मिलकर बनाती हैं हमेशा क्या देती है, इवन नंबर। ऑड प्लस इवन हमेशा क्या बनाती है, ऑड नंबर। ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या बनाती है, इवन नंबर। लिख लेना ये वाली बात। इसी तरह से इवन इंटू इवन क्या बनाएगा भाई, इवन नंबर। ऑड इंटू ऑड क्या बनाएगा, ऑड नंबर। सर ये प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस इस तरह से हो गया ना। नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अगर आप दो संख्याएं लो, अगर उनमें एक ऑड संख्या एक इवन संख्या है, तो आप क्या काम, तो आप देखोगे ऐसी संख्या हमेशा ऑड बनेगी। यदि दोनों संख्याएं ऑड हैं और दो ऑड संख्याओं को आप जोड़ रहे हो, जैसे 5 एक ऑड संख्या है, 7 एक ऑड संख्या है, तो बताओ 5 और 7 कितने होते हैं, 12। बन गई ना इवन नंबर। लेकिन अगर आप एक ऑड और एक इवन की मल्टीप्लाई कर, इसी तरह से हुआ ना, जैसे ऑड को अगर हम प्लस मान ले, इवन को वो ऑड को माइनस मान ले, इवन को प्लस मान ले, तो इसी तरह से हो गया ना। नहीं नहीं, इस तरह से आप कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ भी देख लो, ऑड ऑड हमेशा क्या बन गए, ऑड बन रहे हैं। इधर देख लो, जबकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ऐसा क्यों मान रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। बेटा इस वाली बात को कॉपी कर लिया। आप यहाँ रख के चेक कर सकते हैं, जीरो को भी आप चेक कर सकते हो इसमें कि जीरो क्या है, ऑड नंबर या इवन नंबर। इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। सर वो तो समझ आ गया सर। एक बार प्लस माइनस का इसी तरह से लिख दीजिए सर, इनटू और प्लस का। तो एक इवन नंबर बताओ क्या है, बोलो। 4 इवन नंबर है, दूसरा इवन नंबर कितना है, 8 है। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। एक ऑड नंबर बताओ, 7 है। और एक इवन नंबर बताओ कितना है, 6। 7 और 6 कितने होते हैं, 13। आप देख रहे हो एक ऑड और एक इवन मिलकर क्या बना, ऑड नंबर। इसी तरह से ये है। इसी तरह से आप देखो इवन नंबर क्या है, कोई 6 इवन नंबर है और 4 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे 24। अरे आप ऐसे देखो ना, यहाँ इवन में तो 2 का मल्टीपल होगा और 2 मल्टीप्लाई करके इवन बना देगा। इसी तरह से 5 और इवन नंबर लो आप, कितना, 8। 8 पंजे 40 इवन नंबर। इसी तरह से ऑड ऑड देख रहे हो, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 63। ये नहीं बन पाया। चलो ये वाली बात आप समझ गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव इंटीजर की। जैसा अभी हम देख रहे थे ना, ये तो कॉपी कर लिया ना, चलो कर लिया होगा। आप देख रहे हो हमने बात की थी इंटीजर। इंटीजर हमने 3 पार्ट में तोड़ा, किसमें, एक नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो, और एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। किसमें तोड़ा, पॉजिटिव इंटीजर में। तो अब हम पॉजिटिव इंटीजर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में। तो पॉजिटिव इंटीजर को आप 2 पार्ट में जो है बेसिकली देखते हो। एक क्या होता है अभी, एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है अभी, प्राइम नंबर। दूसरा क्या होता है, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं अभी, भाज्य संख्या। इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या। वेरी गुड। अब मुझे कोई बताएगा क्या भाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या होती है, कोई बताएगा इनकी डेफिनेशन क्या होती है। prime numbers are those numbers which are divisible by only one and itself. जी Sir, which are divisible by one and itself are called prime numbers. अच्छा, वन और इटसेल्फ। जैसे वन क्या होगा, वन तो प्राइम नंबर नहीं है सर। अच्छा, वन प्राइम नंबर नहीं है। क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं सर, कंपोजिट भी नहीं है। तुम ये जॉब नहीं ले सकते हो क्या, किसी ने कहा। ये कहाँ म्यूजिक कहाँ चल गया अभी, सर प्राइम नंबर 2 होगा ना, पहला 1 प्राइम होगा। इट्स हैव 2 फैक्टर।
इट्स हैव टू फैक्टर, ठीक है ना, वन और इटसेल्फ। इसके दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, क्या क्या, वन और संख्या स्वयं। इट्स हैव टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ। इसका लिखो इट्स हैव मोर देन टू फैक्टर, इट्स हैव मोर देन टू। सर एग्जांपल दे दीजिए, मौका दो बताने का, ठीक है ना, बता रहे हैं हम लोग। चलो देखो, जिसके दो फैक्टर होते हैं वो तो क्या होता है प्राइम नंबर, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है कंपोजिट नंबर। ये वाली बात हम जो समझ चुके हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जैसे अब आप ये वाली बात समझो, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आप पहले बात तो ये बताओ कि आप फैक्टर्स के बारे में जानते हो, तो आंसर है यस, ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। नहीं जानते तो आप जान लो, ऊपर का मिटा दे। चलो ये बेसिक क्लास है ना, तो मतलब इसलिए स्पीड में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना अगली क्लास से फिर समझ में नहीं आती। वहां मैं आपसे बोलता हूँ कि प्राइम नंबर रखो, वेयर के इज ए प्राइम नंबर, वेयर के इज ए ओड नंबर, फिर वहां आप कंफ्यूज रहते हो, ओड है क्या प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है बेसिक जान लेते हैं। ये क्या मिटा दिया अभी मैंने, अब ठीक है ना इतना। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो दो है, जैसे आप मुझे बताओ दो, तो दो के कितने फैक्टर्स बनेंगे, वन और टू, दो ही फैक्टर्स बनेंगे। जैसे बताओ तीन है, तीन के कितने फैक्टर्स बनेंगे, वन और तीन बनेंगे, यही तो बनेंगे ना। तो ये इसके जो है फैक्टर्स बनते हैं। तो अब आप इसी तरह से, जैसे पांच है, पांच के कितने फैक्टर्स बनेंगे, वन और पांच। लेकिन अगर आप सपोज करो तो आप देख रहे हो क्या हो गया, 2 3 5। बताओ 7 के भी दो ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 7। लेकिन बताओ 9 के कितने फैक्टर बनेंगे, 3। चलो तो आप यहीं से देखो 9 के, तो 9 के बनेगा 1 3 और 9। 6 के कितने बनेंगे, 1 2 3 6। 6 के देख रहे हो ज्यादा बन गए। इसी तरह से 4 के कितने बनेंगे, 1 2 4। तो ये कैसे नंबर हो गए, देखो फैक्टर्स वो होते हैं, अगर आप समझना चाह रहे हो, जो उस संख्या को डिवाइड कर दे वही उसके फैक्टर होते हैं। जो उस संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वही उस संख्या के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये सभी संख्या को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो इसके प्राइम नंबर क्या होंगे, जैसे 2 3 5 7 के बाद आएगा 11, ना कि 9। कभी आप 9 लिख दो। एग्जाम्पल इधर देख लो, जैसे क्या होगा 4 के बाद 6 8 9 आएगा, 10 आएगा, 11 नहीं आने का 12 आएगा। तो ये हो गए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। समझ गए आप ये वाली बात। चलो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब आप ये वाली बात आप समझ गए होगे। अब बात आती है किसकी, वन की, क्योंकि आप देख रहे हो ये तो सब कुछ जो है इधर आ चुका है। बात करते हैं वन की, कि वन क्या होगा। तो आप मुझे बताओ वन के आप फैक्टर करो, तो वन के फैक्टर करो कितना आएगा, एक। अब भाई वन का कितना फैक्टर है, एक फैक्टर है। वन गया इसके पास, इसके हेड से जाके बोला कि भाई एक काम कर, मुझे अपने ग्रुप में रख ले। इसने बोला बता कितने फैक्टर है। सर ज्यादा ऊपर लिखने से सर दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है फिर ऐसा, नहीं सबसे ऊपर जो लिखा है सब वो नहीं दिख रहा। सबसे ऊपर कुछ नहीं लिखा, ये है ना, ये लोग कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं लिखा इसमें, ठीक है ना। चलो देखो वन गए इसके पास, इससे जाके बोला कि एक काम कर भाई आप मुझे जो है अपने ग्रुप में रख लो। प्राइम नंबर के हेड ने कहा कि भाई मैं अपने ग्रुप में तो आपको रख लेता, लेकिन मेरे ग्रुप में रहने की एक कंडीशन है कि दो फैक्टर होने चाहिए आपके। तो इसने पूछा बताओ आपके कितने फैक्टर हैं, इसने बोला मेरा तो एक फैक्टर है। बोला भाई सॉरी मैं तो अपने ग्रुप में नहीं रख सकता। फिर ये इसके पास गया, इससे बोला भी तू रख ले अपने ग्रुप में। इसने बोला भी मेरे पास एक कंडीशन है कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, बता कितने फैक्टर हैं। बोला एक ही फैक्टर है। बोला सॉरी मैं भी नहीं रख सकता। इसने मना कर दी, इसने मना कर दी, इसलिए कैटेगरी से बाहर है। तो वन क्या है, वन ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये पूछ रहा था वन एग्जाम में आपसे, ठीक है ना। तो उतार लो इसे, वन को लिखना नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। सर आई थिंक वन को एक जगह ट्राई करना चाहिए। हाँ एक शो आता है ना सर एक्स फैक्टर, तो वन को वहां जाना चाहिए, शायद उसको ले ले वहां पे। हाँ ये भी सही है। चलो चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो, ठीक है। मिटा दे इस वाली बात को, ठीक है ना। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना किसी को भी। अच्छा किसी के दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर जीरो क्या है, फिर जीरो जीरो क्या है।
अरे तो एक बात बताओ मुझे, जीरो का सॉल्यूशन तो मैं भी देता हूँ। जब हम डिवाइडेशन कर रहे थे तो हमने देखा था इंटीजर, हमने देखा कितने पार्ट में, एक तो निगेटिव इंटीजर, एक देखा पॉजिटिव इंटीजर, और हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर का, जीरो तो बाहर है, ये तो कैटेगरी में ही नहीं है जिसका हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ही हम पॉजिटिव इंटीजर का कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये बोलो आंसर मिटा दें इसको। चलो अब ये वाली बात आप समझ चुके हो। चलो फैक्टर्स के बारे में आप जानते तो हो, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात और बताओ, आप मुझे बताओ व्हाट इज द परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट हो। गलत। PERFECT, परफेक्ट नंबर। देखो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट संख्या है? सर एक सवाल पूछना था सर, फिर जीरो किस में जाएगा सर? जीरो कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा जीरो। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, लेकिन एक बात याद रखना, होल नंबर को भी हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, और ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है 3-4 बार, समझ रहे हो ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास से आप। और ये जो नंबर अपने डिवीजर के सम के बराबर होता है उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जी जी जी, जो नंबर अपने डिवीजर के सम के बराबर होता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द परफेक्ट नंबर, तो जैसे 4 ऑप्शन आए थे, जैसे पहला ऑप्शन था क्या, 4, 6, 8, 9, इन 4 में से बताओ कि परफेक्ट नंबर क्या है। तो अगर किसी का आंसर 4 है तो गलत। देखो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट नंबर में फर्क होता है, पहली बात ये समझो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि परफेक्ट नंबर अलग होता है। जबकि परफेक्ट नंबर क्या होता है, अलग होता है। इसकी डेफिनेशन जान लो। 8 भी नहीं है, 6 है। चलो अब हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन जान लो क्या है। तो इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, लिखो मत, देखो यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, ठीक है ना, और वास्तविक संख्या के बराबर आता है, तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। मतलब इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। समझे आप मेरी बात? समझ गए सर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ? समझा रहा हूं, रुक जाओ 1 मिनट, मेरी बात समझो आप। जैसे आपसे बात की है ना परफेक्ट नंबर की, कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपको काम क्या करना, सबसे पहले नंबर के आप फैक्टर्स करो, ठीक है ना। तो आपसे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप, जैसे आपको चेक करना कि 12 क्या है, 12 एक परफेक्ट नंबर है क्या है, तो आप सबसे पहले काम करोगे 12 के फैक्टर्स करोगे। क्या करोगे? 12 के फैक्टर्स करोगे। तो 12 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6, 12। अब कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर हमें जब मैडम ने बताए थे फैक्टर्स करना, तो हमें तो मैडम ने ऐसे बताया था 12 यहाँ लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं 6, 2 से करते हैं 3, 3 से करते हैं 1। तो मैं आपको बता दूं ये फैक्टर्स नहीं है, ये है प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में अंतर होता है, ये समझ लो, इन टर्म्स को अभी समझो। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में अंतर होता है। ये जो आप करते थे बचपन में, ये क्या करते थे आप? ये करते थे, क्या करते थे आप? ये करते थे प्राइम फैक्टर्स। और अब जो बात हो रही है वो हो रही है केवल फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये वाली बात आप समझ गए? चलो ये वाली बात आप समझ गए। सर फिर फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो उस संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दें, और एक भी उसमें आता है। जैसे एक संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर रहे हैं, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है। अब आपने क्या काम करना है? इन संख्या के फैक्टर्स करने और उस संख्या को छोड़ देना। उस संख्या को क्या करना है? छोड़ देना है। और बाकी संख्याओं को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 6। तो ये हो गया 3 × 9 = 10, 6, 16। अब मुझे बताओ क्या 16 बराबर के 12 के इक्वल है? तो आंसर है 9। भाई 16 तो 12 के इक्वल है नहीं। इस बात का मतलब ये है 16 12 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे आप ये वाली बात और समझो, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे क्या था, 9 है, तो 9 के फैक्टर्स करोगे 1, 3 और 9 यही होंगे। अब 9 को तो आप छोड़ दोगे, 9 को तो आप छोड़ दोगे, तो आप यहीं से देखोगे 1 + 3 कितना हो गया? 4। बताओ क्या 4 और 9 ये इक्वल है? तो 4 और 9 तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो फिर परफेक्ट नंबर क्या है?
तो अब हम ट्राई करते हैं 6 को। किसको करते हैं? 6 को। तो 6 बताओ, 6 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे? 1 2 3 6 होंगे, नहीं होने के? अब मुझे बताओ 6 को तो आपने छोड़ दिया, तो बताओ 1 + 2 + 3 इन सब का सम कितना आया है? 6। आप देख रहे हो 6 जो है 6 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? 6 जो है 6 के इक्वल आ गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये क्या है आपके पास? परफेक्ट नंबर है। क्या है भी ये? परफेक्ट नंबर। समझ रहे हो ना? तो अब आप हल्का सा समझ में आ गया होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखो, ये मैं लिखा दूं, लिखो। सर आपने इंग्लिश में जो बोला था, एंड सर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इन इंग्लिश में लिखें, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, if sum of all factors of a number excluding itself, ब्रैकेट में लिखना excluding itself, ब्रैकेट बंद कर दो, is equal to original number, is equal to original number, that number is called perfect number। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, ब्रैकेट में लिखो, उस संख्या को छोड़कर वास्तविक संख्या के बराबर आता है, वास्तविक संख्या के बराबर आता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पर और इंग्लिश हिंदी वाले भी इंग्लिश में याद रखें इसे, तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। आप समझे ये वाली बात? समझ गए ना? चलो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभी परफेक्ट नंबर कहलाती है। अब आप ये वाली बात जो है समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना? तो ये समझे आप कि क्या जो है परफेक्ट नंबर होते हैं। बाकी आप ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स एक चैप्टर है, मैं अभी कराऊंगा फैक्टर्स के बारे में, पहले आप ये जान लो। आप समझ गए? तो जैसे हमने बात की थी 6, तो 6 के आप फैक्टर्स करोगे 1 2 3 6। अब 6 को तो आप छोड़ दोगे, देखोगे 1 + 2 + 3 कितना आया इनका सम? 6 आया। आप देख रहे हो 6 जो है 6 के इक्वल है, इसका मतलब ये कैसे हो गया? परफेक्ट नंबर। अब आप मुझे बताओ 6 से बड़ा कौन सा परफेक्ट नंबर होगा? 6 के बाद, 6 के बाद परफेक्ट नंबर क्या होगा? क्या होगा? चलो चेक करोगे एक आध नंबर। अब आप मुझे चेक करके बताओ, क्या 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं? चलो अभी सब लोग चेक करके बताओ। नहीं है? बहुत कॉन्फिडेंस है आपका तो, ठीक है ना? भाई इतनी जल्दी क्या थी? आप रफ कॉपी का यूज कर सकते हो। हाथ में लिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा तो परफेक्ट नंबर है नहीं? देखो इसके फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, और यही तो होंगे। अब आप मुझे बताओ, कोई भाई किसी और को कुछ ऐसा अलग से कोई फैक्टर परफेक्ट नंबर, वो फैक्टर्स तो नहीं दिखाई दे रहे? इसका नहीं दिखाई दे रहा ना? चलो क्या बताओ भाई, इस सच आप छोड़ दोगे 28 को, तो 28 को आपने स्किप कर दिया। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है बिल्कुल जी, तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ये नंबर परफेक्ट है कि नहीं, या फिर इस तरह से आता है कौन सा नंबर परफेक्ट है? जी 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 जी, इस तरह से आते हैं। अच्छा एक बात और मैं बतानी भूल गया, आप एक काम करो, जहां आप प्राइम नंबर लिख रहे थे ना, वहां ये वाला एक क्वेश्चन, ये अच्छा तो समझ में आ गया ना? ये समझ गए? इसके बारे में और जानो पहले थोड़ा सा, ये वाली बात समझ गए ना? तो आपका एक होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क? एक परफेक्ट नंबर तो क्या है? 6, दूसरा क्या है? 28। इससे अगला कल मैं आपसे पूछूंगा, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? तो 2-3 नंबर देख के आप आओगे। कहां से सर्च मारोगे? पता गूगल देखता से। चलो कोई नहीं, आप गूगल देवता से जहां से भी आप देख के आना, मुझे बताना। अच्छा ये तो आप समझ गए ना क्या परफेक्ट नंबर होते हैं।
बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, बात थोड़ी सी और आगे। अच्छा बताओ 6 है, 6 के फैक्टर्स अभी देखे 1 2 3 6 ये होते हैं ना। आप देख रहे हो, बताओ 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 4 7 14 28। अगर इसके फैक्टर्स के वित्त क्रम का योग, किसी परफेक्ट नंबर्स के वित्त क्रम का योग, किसी परफेक्ट नंबर के गुणनखंड के वित्त क्रम का योग हमेशा 2 होता है। हमेशा कितना होता है? तो वित्त क्रम क्या होता है सर? इनवर्स रेसिप्रोकल। 56 हो गया क्या परफेक्ट 1 नंबर? का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3 और 6 का 1/6। और इन सब का सम हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा भी? 2 आएगा। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसा आएगा चेक कर लेते हैं भी। 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। आप यहीं से देख रहे हो, यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। इन सबको देखोगे 6 3 9 1 10 और 2 12, 12/6 कितना हो गया? 2 आया नहीं आया? 2। आप यहीं से देख सकते हो इसके रेसिप्रोकल 1 का 1, 2 का 1/2, 4 का 1/4, 7 का 1/7, 14 का 1/14, इसका 1/20 और इन सब का सम कितना आएगा? 2। कैलकुलेशन करना घर पे जाकर। सर नेक्स्ट नंबर 56 होगा क्या परफेक्ट नंबर में? नहीं 56 नहीं है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 3 अंकों की संख्या है। और हिंट दूं, 500 और 400, 450 के बीच है। 500 और 450 और 500 के बीच है। चलो उससे पहले नहीं है। चलो मैं बताया 496 है। इससे अगला सर्च करके आना फिर आपको, ठीक है ना? इससे अगला करके लाना। अच्छा समझ गए वाली बात, ठीक है ना? अरे मैं तो ऐसा है, कुछ चीजें मैं आपको गूगल करने के लिए बोल रहा हूँ। गूगल करने का मतलब ये है, आप उसे गूगल करोगे तो थोड़ी बहुत और कुछ ऊपर नीचे पढ़ लोगे। होता है ना एक आधा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले लोगे, ठीक है ना? हल्का सा इसमें जो है आपको प्राइम नंबर के बारे में पढ़काना। अगर भाई मैं तो बता ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे आप भी अब उसका क्या करते हो? 1.5 GB जो मिलता है आपको। नहीं बस अरे ये डेफिनेशन ही है परफेक्ट नंबर की, बस और क्या। अच्छा समझ गए वाली बात? चलो मिटा लें इसको। हाँ जी समझ गए ना? चलो अच्छा एक बात और सुनो सर आपने फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस नहीं बताया। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया ना, फैक्टर्स एक चैप्टर है, बार एक चैप्टर है, वहां डिटेल में हम बात करेंगे। अभी आप पहले मेरी बात सुनो। मैंने चैप्टर का नाम क्या डलवाया? मैंने चैप्टर का नाम डलवाया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का वर्गीकरण। तो अभी हम नंबरों के बारे में जान रहे हैं कि 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, आपकी बेसिक क्लास है। पहले ये समझो, पहले जान लो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? क्लास तो अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मिटा दें अब तो। चलो अच्छा सुनो, ये जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था आपको? ये अभाज्य संख्या जो बताई थी, इसमें लिख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जैसे आप बोले हो ना, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने बताया अभी लोअर पीसीएस का पेपर था जो अभी जो हुआ उत्तराखंड का, उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 से 100 संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना? तो एज ए क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये आते हैं एग्जाम में। आप इन्हें ये मत समझना कि नहीं आते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं। अगर नहीं आते तो मैं नहीं कराता। तो आप ये वाली बात लिख लो। क्या सर कितनी संख्या? 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? 25 या कुछ 25। वेरी गुड। 1 से 50 के बीच कितनी होती है? 15। और 50 से 100 के बीच कितनी होती है? 10। सर ये क्या है जी? ये याद रखनी है आपको। या और मैं दो, ये लोअर पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन पूछा सर? गया। ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना? देखो ऐसा होगा ना, जैसे आप आगे एवरेज पढ़ोगे तो एवरेज में आएगा कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। तो आप अभाज्य संख्या जानते होगे तभी उनका एवरेज निकाल पाओगे ना। ये वाला पूछा गया था लोअर पीसीएस में, इसी बार जो हुआ था, आप पेपर देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ये पूछा गया था कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। ये स्टेटमेंट भी आ रखा है कि देखो 4 स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था उसमें सिविल में।
एक स्टेटमेंट था इस तरह से, मतलब 2-3 स्टेटमेंट, मुझे एक स्टेटमेंट याद था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट भी दे देता। और क्वेश्चन जो है ना, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बनते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये कोई क्वेश्चन पूछने लायक था 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन आप देखोगे 90% बच्चे इसे भी गलत कर आए थे। ठीक है ना। तो बेसिक पे बेसिक थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान देना। चलो आगे हम बात करते हैं। ये वाली बात आप समझ गए? समझे नहीं समझे? तो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। कुछ चीजें और जान लो चलो आप। अच्छा आप मुझे बताओ को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सर को प्राइम नंबर्स जिनका सर वन एंड इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर और होता है सेम दोनों में, दो नंबर्स में। सेट ऑफ, लिखो को प्राइम नंबर के बारे में, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग एचसीएफ 1। दो नंबरों का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे भाई सेट ऑफ टू प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे मतलब एचसीएफ 1 का मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। उनके बीच में क्या है? कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 3, जैसे मैं ये बताओ 3 और 6 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे ये नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। जैसे मैं आपसे कर रहा हूं क्या 15 और 20, बताओ क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 5 इसके अंदर भी, 5 इसके अंदर भी है। अरे वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 और 7, बताओ ये है? हाँ। मैं पूछ रहा हूँ 7 और 11 क्या ये है? मैं पूछ रहा हूँ 11 और कितना 35 क्या ये है? अरे नहीं है भाई, 35 क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं है। यस सर। समझ गए ना। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 और 3 ये है? बताओ है? नहीं? अरे नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहे हो ना? दोनों नंबर कैसे होनी चाहिए? प्राइम नंबर। समझ रहे हो ना? चलो आप ये वाली बात आप समझो। सर इसका क्या मतलब है? हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। हैविंग, अरे उन दोनों के बीच में एक एचसीएफ होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब उनमें एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना। चलो आगे लिखा रिलेटिव को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। मिटा दे इसको। रिलेटिव प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग एचसीएफ 1। भाई दो नंबरों का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। अब आप देख रहे हो इसमें मैंने केवल 2 नंबर लिखाया, ना कि 2 प्राइम नंबर। तो इसमें क्या है? इसमें 1 और 3 भी आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 11 भी आ जाएगा। अब आ जाएगा 7 और 35, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। मतलब दोनों नंबर ऐसे हों कि उनके बीच में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये समझ गया रिलेटिव को प्राइम नंबर, समझ गए ना? को प्राइम नंबर एंड रिलेटिव प्राइम नंबर। आगे और करें? बता ले नहीं? अच्छा थक तो नहीं गए आप? नहीं थके ना? चलो मिटा नहीं से। आगे हम बात करते हैं क्या? ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर ये सेम रहता है। ये क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। लिखो सेट ऑफ 2 नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। जी 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 जी। एंड डिफरेंस। सर ये वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई सर, क्या बता रहे हैं आप? भाई ट्विन प्राइम नंबर, दो नंबरों का ऐसा समूह, दो प्राइम नंबरों का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ 1 हो और उन दोनों के बीच में क्या हो? अंतर 2 होना चाहिए। मतलब अब जो दोनों संख्याएं होनी चाहिए ना, उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, बताओ कितने का अंतर है? 2 का। 7 और 9, सॉरी इसे नहीं, 11 और 13, बताओ कितने का अंतर है? 2 का।
बताओ 5 और 11 ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते भाई, 5 और 11 का 2 का अंतर कहाँ, 5 और 11 में तो 6 का अंतर है, समझ रहे हो ना? क्या बताओ 1 और 3 ले सकते हैं? 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। ले सकते हैं? नहीं, अरे नहीं ले सकते, दोनों नहीं नंबर सर, प्राइम, वन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर भी तो होने चाहिए दोनों नंबर जी। क्या बोला? नहीं चल रहा क्या माइक? भाई माइक चल रहा है या नहीं? आवाज आ रही है आपको, ये बताओ। सर मुझको तो आ रही है आपकी आवाज साफ साफ। आ रही है भाई आवाज, सर आ रही है, हो सकता है इनका नेट खत्म हो गया। आ रही है, सबको आ रही है। मुझे लग रहा है आप आईबी में जाओगे। सर एक डाउट था, जी 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 बोलिए। ये को प्राइम नंबर में 11 और 35 का क्या रीजन बताया था? क्योंकि 35 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ, क्योंकि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे अब आपको कंफ्यूजन है, अब आप समझ रहे हो फैक्टर्स, तो आप हेडिंग डाल लो फैक्टर्स, हेडिंग डालो फैक्टर। अच्छा, ये तो समझ गए ना, ये तो आप समझ गए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। अब आप डाल लो फैक्टर्स, गुणनखंड, फैक्टर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना? अब इस वाली बात को आप समझो कि फैक्टर से कैसे कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, ये वाली बात आपने ध्यान देनी है। देखो, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कोई नंबर दे दिया जाएगा, और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था? उत्तराखंड के एग्जाम में आप देखोगे 2016 का देखोगे पीसीएस का, तो उसमें एक डिजिट दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि इसमें बताओ इसमें कितने फैक्टर्स है, इसमें बताने कितने फैक्टर्स है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है फैक्टर्स के बारे में, ठीक है ना? तो फैक्टर्स का आपको एक तो याद रखना ये वाली बात, फैक्टर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जैसे मैं आपसे, एक मिनट सुनो पहले मेरी बात, ये बात कर रहे हैं 100, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 100 में कितने फैक्टर्स हैं। तो मेरा वर्ड सुनो ध्यान से, मैंने बोला केवल फैक्टर्स। क्या मैंने इसके आगे पीछे कुछ लगाया? प्राइम फैक्टर्स कुछ नहीं ना। तो अगर मैं बोलूं, देखो अगर आप ऐसा निकालते हो, 100 आप लिखते हो और 100 को आप इस तरह से लिखते हो, 2 से डिवाइड करते हो 50 बार जाता है, 2 से करते हो 25, 5 से करते हो 5, फिर 5 से करते हो 5। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, 100 को आप देख रहे हो, ये जो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये क्या आए हैं? तो ये आए हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या है ये? प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने की ये तो है मेथड, प्राइम फैक्टर्स निकालने का, आप समझे? लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया फैक्टर्स। आपसे क्या पूछा गया? फैक्टर्स। तो ये तो फैक्टर्स है नहीं, इसे मिटा दें। तो अगर आप 100 के फैक्टर्स निकालना चाहो तो 100 के फैक्टर्स कैसे आएंगे? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा जैसे आपसे दे दिया जाएगा 1027, इसमें कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है ना? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलो पहले जान लेते हैं, तो पहले समझो। तो आप कहोगे 100 के फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो पहले देखोगे 1, 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर देखोगे 2, 3 से नहीं हो रहा है, 4, 5, फिर 10, 20, 25, 50, 100। क्या कोई नंबर छूट गया? आप कहोगे ऐसा कोई भी नंबर छूटा नहीं है जो नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसमें 100 में कितने फैक्टर्स होंगे? तो आप कहोगे 100 के फैक्टर्स आप निकाल लो, तो आप इनके काउंट करोगे तो देखोगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बताओ कितने फैक्टर्स आए हैं इसके? 9। तो 9 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन तो क्वेश्चन आप समझ लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन तो समझो, फिर आप उतारने की बहुत जल्दी आपको, ठीक है ना? देखो आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि किसी नंबर को दे दिया जाएगा, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ 100 में कितने फैक्टर हैं, तो 100 में कितने फैक्टर हैं? 9 फैक्टर हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, ये तो टोटल फैक्टर आ गए,
आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 100 में ओड फैक्टर कितने हैं, कौन से पूछे गए, ओड। तो इनमें ओड नंबर देख लो, ओड नंबर एक तो ये है, एक ये है, कितने ओड फैक्टर हैं, 2 ओड फैक्टर हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि इसमें इवन फैक्टर कितने, तो इवन कितने फैक्टर हो गए, 7। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 100 के जितने फैक्टर हैं उन सबका फैक्टर का सम ज्ञात करो, 100 के फैक्टर्स का सम ज्ञात करना, तो आप इन्हें सबको जोड़ दोगे 1 + 2 + 4 + इस तरह से। आपसे ओड फैक्टर्स का सम भी पूछा जा सकता था, आपसे इवन फैक्टर्स का सम भी पूछा जा सकता। तो इस ऑड में 1 नहीं लिया जाएगा आपने, जी ऑड में 1 नहीं लिया आपने। अच्छा, हाँ सॉरी, इसमें 3 हो जाएंगे, 3 ये 3 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपसे इसमें जो है फैक्टर्स पूछे जाते हैं, तो ओड फैक्टर्स का सम पूछा जा सकता है, इवन फैक्टर्स का सम पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। तो हमें एक एक करके सभी चीजें जो है इसमें निकालनी, एक एक करके निकालते हैं हम, कैसे कैसे जो है इसमें करनी होती है चीजें। तो सबसे पहले आप ये डाल लो, हेडिंग डाल लो, तो इसमें फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालने का मेथड क्या होता है, इस वाली बात को आप समझ गए, आप समझ गए ना। तो आप पहली बात तो आपको ये क्या करना होता है, यदि आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो फैक्टर्स का फार्मूला लिख लो। देखो यदि किसी नंबर को सबसे पहले तो आपको a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, इस फॉर्म में आपको लिखना होगा नंबर्स, इस फॉर्म में आपको क्या लिखना होगा, नंबर्स लिखना होगा। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए आपको करना है क्या होगा, इनकी पावर में 1 1 ऐड करना है। तो इसकी पावर में क्या है x, x में +1 कर दो, इसकी पावर में y, इसमें +1 करो, z इसमें भी क्या करो, +1 करो, और इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या जाएगा, फैक्टर्स जाएंगे। अभी समझ में बात नहीं आ रही होने की है बिल्कुल भी, तो आप पहले से उतारो, मैं अभी एक क्वेश्चन से कराऊंगा तब समझ में आएगी धीरे धीरे बात, पहले से कॉपी करो, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये है क्या, तो इसे है, ये लिखते हैं, इसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में। कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको लिखना होगा। अब आप समझो, तो 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चनों से ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। भी जब तक प्रॉपर क्वेश्चन होने का नहीं है तब तक समझ में नहीं आने का, मिटा दे, मिटा दे। जैसे सपोज करो आपसे पूछा गया 100 में कितने फैक्टर्स हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो चूंकि 100 में पूछा गया है तो सबसे पहले आप अलग कॉपी में एक काम कर सकते हो, 100 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। क्या निकालोगे, 100 के प्राइम फैक्टर्स। तो आप यहीं से लिखोगे 100 और फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, फिर 2 से करोगे 25, फिर 2 से करोगे 5 से करोगे 5। अच्छा ये तो पता होगा ना, तब तक करते जब तक नीचे 1 ना जाए, और करते रहते हैं कि पहले 2 से 3 से, इस तरह से, समझ गए। अब आप क्या हम के करोगे तो बताओ ये कितने हैं, 2, तो 2 की पावर कितना है 2, ये कितना है 5, 5 की पावर कितना है 2, है नहीं है। आपको मैंने पीछे बताया है, आपको करना क्या है, पावर जो है प्रत्येक पावर में एक एक अपनी तरफ से ऐड करना है, पावर में क्या करना है, अपनी तरफ से एक एक ऐड करना है, फिर सब उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको निकालना क्या है, अभी निकालना आपको फैक्टर्स, अभी केवल फैक्टर्स पे जोर देना। अभी ये मत सोचना कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इवन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ओड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, वो बात की बात है, एक एक स्टेप बाय चल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इसकी पावर कितना है 2, तो 2 में क्या करोगे आप +1 कर दोगे, यहाँ पावर कितना है 2, इसमें भी क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो गया 3 × 3, तो बताओ कितना हो गया 9। तो 9 आया नहीं आया, ये तो समझाने वाली बात थी। अब एग्जाम के हिसाब से कोई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। पहले कॉपी करो इसे, समझ में आया नहीं भाई, हाँ ना में कुछ तो जवाब दो भाई। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है नहीं, ऑनलाइन वालों को? यस सर। चलो अब अगले क्वेश्चन का आपको फैक्टर्स बताने, मिटा दे इस वाली बात को। आप मुझे बताओ 360 के कितने, 360 में कितने फैक्टर होंगे। मैं बिल्कुल छोटे नंबर ले रहा हूं पहले, ठीक है ना। अब देखो 360 के आप वैसे तो फैक्टर्स की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते थे, वैसे कर पाते हैं आप भाई 1 2 3 इस तरह से, तो इस तरह से तो बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना। और फैक्टर्स भी बहुत बड़ी संख्याओं में आएंगे, तो आपको इसी रूप में ये करने होते हैं, फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो और 24 आएगा आंसर। चलो अब
24. चलो देखो, सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, 360 को आप यहाँ लिखोगे, लिख दोगे अलग से। अब आप इसे सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से। देखो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से हमेशा करते चले जाते हैं। अब आप 2 से करोगे तो कितना हो गया, 180 टाइम्स कटेगा। अब देखो क्या 2 से डिवाइड हो पा रहा है, तो 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो कितना, 90। फिर 2 से करोगे 45। अब देखो क्या 2 से हो रहा है, तो 2 से तो हो नहीं रहा है। अब आपको एक इशू आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है ना। तो जैसे ही डिविजिबिलिटी रूल समझ पढ़ लोगे तो ये चीज भी समझ में जाएगी कि किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होने का। फिर करोगे 3 से तो कितना हो गया 15, फिर 3 से करोगे 5, और फिर 5 से करोगे 1 आ गया नहीं आ गया। आप देख रहे हो कितने 2 है, 1 2 3, तो यहाँ से क्या हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब चूंकि आपको निकालने क्या है, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो बताओ ये 2 है, 2 की पावर 3। मैंने बताया पावर में क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 1। तो यहीं से देख रहे हो भाई 3 में 1 ऐड करो, 2 में 1 ऐड करो, और 5 में भी क्या है 1 ऐड करो। ये करोगे, सॉरी 1 में जी जी, ये हो गया 4 × 3 × 2, ये कितना हो गया 24 आपका आंसर आया, 24 योर आंसर। अब समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम केवल सीख रहे हैं फैक्टर्स निकालना, इसके बाद सीखेंगे ऑड फैक्टर्स निकालना, फिर इवन फैक्टर्स निकालना। समझ रहे हो ना आप, उतारो आप इसे कॉपी करो। एक आध क्वेश्चन और करोगे, यस सर। चलो एक और कर लो। बताओ किसमें आपकी पर्सनैलिटी क्या है, 420, इसमें करो। सर 24 ही आया है। साइन Yes, sir, 24. चलो देखो, इस रूप में तो आप इसे कर रहे होते हो, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना होता है। जैसे सपोज करो हमें 360 के बनाने थे, तो आप वैसे तो बना पाए थे, वैसे क्या कर सकते थे, इसे ऐसे लिख सकते थे 36 × 10, ठीक है ना। और इसे क्या लिख सकते थे, 4 × 9 × 5 × 2। आप देख रहे हो 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ऐसा कर सकते थे ना, कर सकते थे ना। तो इसी तरह से आपको हमेशा फैक्टर्स बनाने नहीं होते हैं, अब आपको करना होता है शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करने होते हैं, 42 को लिखो, ऐसे लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो, 2 × 21 × 5 × 2, तो देख रहे हो 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2, ये हो गया 7 या 21, तो 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यही बना होगा। जिसका नहीं बना आप यहाँ देख लो, ये लिखो 420, 2 से करोगे डिवाइड 210, 2 से करोगे, 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, 7 से करोगे, तो यही बना नहीं बना। अब आपको पता है इसमें एक एक फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना, एक एक ऐड कर देना। तो यार 2 है, 2 में क्या करोगे +1, 1 में 1 ऐड, 1 में 1 ऐड, 1 में 1 ऐड। इन्हें देखोगे 3, ये 2 × 2 × 2, ये कितना हो गया 8 या 24, 24 योर आंसर। लो जी, मार्कर ने भी साथ छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ भी, पहले ये बताओ ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ये था आपका बेसिक इसका, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसके ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं,
और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में बताओ, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ऑफलाइन वाले को तो मैं बाद में डाउट ले लूंगा। भाई पूछना किसी को ऑनलाइन में कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हो। हाँ जी, पूछना है किसी को कुछ? यस और नो में कुछ तो बताओ भाई। नो सर, अभी कुछ नहीं। नो सर। चलो फिर सर? थैंक